तहसीन पूनावाला बड़े दिनों बाद आज राष्ट्र की बात में शामिल हुए हैं। स्वागत तहसीन। आशुतोष आ गए, अनंत विजय हैं और पंकज शर्मा। सतीश जी पहले से बैठे हैं। ओके, पंकज शर्मा। पंकज जी पहले आप बोलिए, उसके बाद आशु आ रहा हूं। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है ये कौन करवा रहा है ये बंगाल में, और क्यों? क्या इसकी जरूरत है क्या पंकज जी? मुझे तो ये लग रहा है आशुतोष जी किताब खोज रहे हैं बहुत गहराई से। पंकज जी बोलिए। शक तो है कि भारतीय जनता पार्टी इसको करा रही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा और वहां पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी को कराना है। तो इस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपनाती है, वहां भी अपना रही होगी। भारतीय जनता पार्टी की मूल मंशा है कि प्रभु राम को तीसरी बार वनवास दे दें। आपने वो कैफी आजमी की कविता पढ़ी होगी जो उन्होंने बाबरी मस्जिद के बाद लिखी थी, हादसे के बाद, कि पांव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे, कि नजर आए वहां खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम, ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा पाई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। तो ये तीसरा वनवास कराना है भारतीय जनता पार्टी। तीसरा कौन सा पंकज जी? तीसरा ये इसी तरह की हरकतें करके ये जो मस्जिद बन रही है, तो ये अगर बाबरी मस्जिद की नींव बंगाल में रखी जा रही है तो ये भगवान राम के लिए वनवास कैसे हुआ? हाँ, बाबरी मस्जिद बनेगी, फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस होगा। अब ये मस्जिद बन रही है या बाबरी मस्जिद बन रही है, पहले तो ये जरा स्पष्ट हो, बाबरी का नाम दिया गया है या नहीं दिया गया है। मस्जिद बनाने का उनको अधिकार है, लेकिन बार बार ये कहकर कि ये बाबरी मस्जिद की तरह एक मस्जिद बनाई जा रही है, पूरी राजनीति को जिस दिशा में धकेला जा रहा है बंगाल की, वो सबके सामने है। तो राम के नाम पर राजनीति करने का एक और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बंगाल में हो रहा है। और चूंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं, इसको लगातार ग्रहण किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि जब बंगाल में ये होगा तो इसकी सिर्फ बंगाल तक तो नहीं रहेगी ना, पूरे देश में एक अलग तरह से दोबारा पोलराइजेशन का एक माहौल बनाने की योजना है। तो मुझे पूरा शक है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ इसके पीछे है। और जिस तरह हुमायूं कबीर का संबंध शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से रहा है और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के काफी नजदीक हैं, उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और लोगों को भी पता है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी की चाल जरूर होनी चाहिए, वरना पश्चिम बंगाल के चुनावों के एंड पहले ये सब हो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है पंकज जी। और अगर तृणमूल कांग्रेस का इसके पीछे इशारा होता तो तृणमूल कांग्रेस उनको निकालती क्यों? अगर कांग्रेस इसके पीछे होती, जैसा कि आपने कहा कि इतने सारे लोग वहां, अभी अनंत विजय जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक कौशल बंगाल में इस तरह नहीं है कि वो इतने सारे मुसलमानों को इकट्ठा कर दे। अरे अनंत विजय जी, आप तो जानते हैं कि कितने कितने लोगों ने कब कब मुस्लिम वेश धारण करके क्या क्या किया, और जब वो पकड़े गए तो वो कौन निकले। कई तरह की घटनाएं अलग अलग राज्यों में इस तरह की सामने आई हैं। तो जब कपड़ों से ही पहचाने जाते हैं तो लाखों लोग आज जो गिन रहे हैं वो कौन थे कौन नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि कपड़े पहना के भेज दे। हजारों लाखों 50-25 कमाल करते हैं पंकज जी आप भी। कोई कमाल नहीं है। आप पंकज जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी एक हद तक ठीक लगती है। जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हथकंडों से परिचित हैं, उनके लिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। सुनिए, देश की जनता सुन रही है, राष्ट्र सुन रहा है। पंकज जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं और उसके साथ जो मुस्लिम लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी ने उनको मुसलमानों के कपड़े पहनाकर वहां भेज दिया हो और वो मुस्लिम हो ही नहीं। एक मिनट में इसका जवाब देना चाहता हूं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हथकंडों को जो लोग जानते हैं, उनको इसमें कोई हैरत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आपको हो सकती है। अच्छा पंकज जी देखिए, अगर ये 6 दिसंबर को नहीं हो रहा होता ना पंकज जी, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट ये हम जरूर इस पे यहां पर लगा सकते थे और बोलते भैया हो सकता है कि अपने आप कर रहे हो, या 6 दिसंबर को ही क्यों, ये भी तो है ना सवाल पंकज जी। और दूसरा, राजनाथ सिंह ने अभी हाल में जो कहा
अब आप तो उस बयान को भी हुमायूं कबीर से जोड़ देंगे कि नेहरू जी सरकारी पैसे से बाबरी बनवाना चाहते थे, सरदार पटेल ने रोक दिया। वो तो सब सामने आ चुका है। मणिबेन पटेल की जो मूल किताब है उसके अंश पिछले 2-3 दिन से सब जगह पड़े हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इसमें भी एक पूरी तरह शरारतन इस बात को प्रचारित किया गया, जो नेहरू जी सरकारी पैसे से सोमनाथ मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वो नेहरू जी सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में होंगे। इस काफी बहस पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है। ये बिल्कुल बिल्कुल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो एक अफवाह का तंत्र है उसका हिस्सा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राजनाथ सिंह जी जैसा एक काफी भारतीय जनता पार्टी में इक्का दुक्का तो समझदार लोग हैं, उनमें से राजनाथ सिंह जी हैं, वो कैसे इस जाल बट्टे का शिकार हो गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओके अनंत, क्योंकि पंकज जी ने आपका नाम लिया, अनंत एक रिएक्शन आपका पहले। मानक जी मुझे एक लाइन चाहिए बात। नहीं, मैं तो हतप्रभ भी नहीं हूं, मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही है। पंकज जी ने जितना मनोरंजक जुमला सुनाया है और जो काल्पनिक कहानी गढ़ी है वो अद्भुत है। मतलब पंकज जी फिक्शन बहुत अच्छा लिख सकते हैं और आजकल ओटीटी का जमाना है भाई साहब, अगर फिक्शन लिखेंगे पंकज जी एक्सेल कर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इतना बढ़िया फिक्शन राइटर हो सकते हैं और इसमें तो मेकअप मैन और ड्रेस डिजाइनर का भी पंकज जी एक मिनट सुनिए ना जरा, आनंद क्या कह रहे हैं, फिर दूंगा आपको मौका जवाब देने का। हाँ आनंद दोबारा बोलिए, जो अभी बोल रहे थे दोबारा बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पंकज जी इतने अच्छे फिक्शन नैरेटर हो सकते हैं तो मुझे लगता है फिक्शन राइटर भी हो सकते हैं और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं। ये ओटीटी का जमाना है पंकज जी, अगर आप जाएंगे मुंबई तो ये कहां राजनीति के बियाबान में प्लीज चले। फिर आप बोलने लगे बीच में, सर मैं कहां बोल रहा था सर, मैं आपकी प्रतिष्ठा का सम्मान कर रहा हूं सर, आपके लिए मैं कैरियर ऑप्शन दे रहा हूं सर, आप मुझ पर ही मतलब ये कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इसके पीछे कांग्रेस को आपत्ति है तो, और मुझे लगता है कि पैसा कोई मसला ही नहीं है धर्म के मामले में इस देश में। लेकिन पंकज जी अभी राजनाथ सिंह वाले पे कह रहे थे, मैं कहिए तो पढ़ के सुना दूं, मेरे हाथ में वो किताब का अंश भी है। मणिबेन पटेल की किताब जो थी उस पर बहुत बहस हो चुकी है, इसलिए कृपया उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं कहें। उसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र आया है, पैराग्राफ की पहली लाइन वहीं से शुरू होती है। पंकज जी पढ़ दीजिए। आप पता नहीं कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ने लगे हैं आजकल, पता नहीं आजकल तो देश विदेश से व्हाट्सएप ग्रुप आ रहे हैं कहीं विदेश वाला तो नहीं पढ़ रहे हैं। आनंद है तो एक मिनट में गुजराती की मूल किताब है वो भी तो पढ़ के सुनाइए। गुजराती में मूल किताब तो गुजराती में है, उसमें क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाइए। अच्छा, मतलब अनुवादक ने गलती कर दिया होगा, ये हो सकता है पंकज जी, मैं इसमें सहमत हूं आपसे, मैं इसमें सहमत हूं आपसे, हो सकता है अनुवादक ने गलती। अच्छा ओके, तहसीन बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, तहसीन जल्दी से क्या कह रहे हैं। किताब में मूल किताब में 212 और 213 पेज पर क्या लिखा है? नहीं, मूल किताब में बाबरी मस्जिद है कि नहीं है ये बताइए आप, वो आप पढ़ के और मुझे आज पता भी चल जाएगा कि आप गुजराती जानते हैं इतना अच्छा। नहीं, मैं गुजराती जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन गुजराती की मूल किताब में 212 और 213 पेज पर क्या लिखा है सर आप जानते नहीं है तो वो फैलेसी तो उसको भी हो सकती है ना जो आपको बता रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है तहसीन, बोलिए तहसीन क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी के और गुजराती की मूल किताब में जमीन आसमान का फर्क है। और इतने सालों से आप लोग कुछ चुप बैठे थे उस पर। ओके ऑल राइट, पंकज जी एक सेकंड रुकेगा प्लीज, एक सेकंड। ओके तहसीन, भी पंकज जी ने कहा 14 मई 1948 को सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी थी सरदार पटेल को, जिसमें उन्होंने कहा था उनके पास अनेक ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की पोशाक पहनते हैं और मुसलमान जैसे दिखते हैं, ये लोग हिंदुओं पर आक्रमण करके गड़बड़ी पैदा करेंगे और इस प्रकार हिंदुओं को भड़काएंगे। इसी प्रकार से उनमें से कुछ ऐसे हिंदू होंगे जो मुसलमानों पर आक्रमण करेंगे और मुसलमानों को भड़काएंगे। ये 14 मई 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिख के आरएसएस के बारे में कहा है, जो पंकज जी ने भी कहा। आप अभी पंकज जी ने कहा कि इस तरह से होता है, चलिए वो उसका प्रमाण नहीं होगा, लेकिन अनंत जी को कहिए कुछ रिसर्च